Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am a teacher of biology and today we will start the factors affect the conduction rate. Students, आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है आपकी बुक में दो फैक्टर्स दिए गए हैं, माइलिन एंड एक्सॉन। थर्ड वन जो है टेम्परेचर भी है जो कि कंडक्शन रेट को इफ़ेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइलिनेशन से। स्टूडेंट्स, माइलिनेशन की अगर हम बात करें तो माइलिनेशन की बेस पे मैंने दो टाइप्स बनाई हैं, कंटिन्यूस कंडक्शन एंड सॉलिटरी कंडक्शन। आपकी बुक में सॉलिटरी कंडक्शन को ज़्यादा डिस्कस किया गया है, तो मैं ज़रा कंपैरिजन में दोनों को लेके चलूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कंटिन्यूस किस तरह से होती है और सॉलिटरी किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूस कंडक्शन। कंटिन्यूस कंडक्शन की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक न्यूरॉन नज़र आ रही होगी। अगर आप ये देखें, इसके ऊपर कोई माइलिनेटेड शीथ नहीं है। कंटिन्यूस कंडक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूरॉन होती है उस पर माइलिनेटेड शीथ नहीं होती, वो न्यूरॉन माइलिनेटेड नहीं होती। ठीक है, हम माइलिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो न्यूरॉन जो कि माइलिनेटेड नहीं होती उसमें क्या होती है, कंटिन्यूस कंडक्शन होती है। स्टूडेंट्स, इसमें कंडक्शन किस तरह से होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, कंडक्शन किस तरह से होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, इतने पार्ट में फिर इतने पार्ट में फिर इस तरह से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंडक्शन होगी। अच्छा, और अलॉन्ग ये क्या है कि ऑकर्स अलॉन्ग अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, ऐसी एक्सॉन जो कि अनमाइलिनेटेड है उसके अंदर ये कंडक्शन हो रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंडक्शन है और इसे हम क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस कंडक्शन। ठीक है, ये देखें आप, इसे हम क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस कंडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिटरी कंडक्शन। सॉलिटरी कंडक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी न्यूरॉन हैं जो कि माइलिनेटेड होती हैं, उनके ऊपर माइलिन शीथ होती है। हम माइलिन शीथ को प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और ये माइलिन शीथ कौन बनाते हैं, शवान सेल्स बनवाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें इसको, ये जो दरमियान में आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको आप कंसिडर करें कि ये क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। ये एक्सॉन है और ये दिस वन इज श्वान सेल। इस श्वान सेल ने क्या किया, इस श्वान सेल ने इस एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है ना, ठीक है, सर्कुलर उसमें माइलिनेटेड शीथ बनवा दी। ये सारी जो है वो क्या होगी, माइलिनेटेड शीथ होगी, माइलिन शीथ बनवा दी। अब स्टूडेंट्स, ये जो माइलिन शीथ है ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करेगी। आपको पता है इंसुलेटर क्या होता है, जो कि अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देता। जब एज ए इंसुलेटर एक्ट करेगी तो बच्चे क्या होगा कि जो हमारे पास चार्जेस हैं, जो आइंस हैं, वो इसमें से पास नहीं हो सकेंगे और जो वोल्टेज है हमारे पास, वोल्टेज लॉस, ठीक है, उसको ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी ये माइलिन शीथ। अब बच्चे हम कह रहे हैं कि ये अपने अंदर मतलब कि करंट को पास नहीं होने दे रही, वोल्टेज लॉस भी हो रहा है, ठीक है, और आइंस नहीं गुजर पा रहे क्योंकि ये क्या है कि ये माइलिन शीथ एज एन इंसुलेटर एक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब जो न्यूरॉन है उसमें से नर्व इम्पल्स किस तरह से ट्रैवल करेगी, एक्शन पोटेंशियल फिर कैसे जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसी न्यूरॉन को आप कंसिडर करें कि ये हमारे पास क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ये हम बना लेते हैं माइलिन शीथ इसके अराउंड। ठीक है, तो बच्चे अब देखिएगा कि यहाँ पे अब न्यूरॉन किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगी कि जो ठीक है, अब जरा इसको देखें, आपको यहाँ पे दरमियान में गैप नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इन गैप को हम कहते हैं, इन गैप्स को नोड ऑफ रेनिवर, क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवर। अब बच्चे जहाँ पे माइलिनेटेड शीथ है वहाँ पे तो आइंस जो है वो क्या है कि डिस्चार्ज नहीं होंगे, वहाँ पे तो ये माइलिन शीथ आइंस को गुजरने नहीं देगी। ठीक है, इसका मतलब है इस जगह पे नर्व इम्पल्स नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है अब नर्व इम्पल्स कहाँ से गुजर सकती है, जस्ट वहाँ से गुजर सकती है जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, मतलब कि नोड ऑफ रेनिवर वाली जगह से गुजर सकती है। तो स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स इस तरह की न्यूरॉन जो कि माइलिनेटेड होती है उसमें नर्व इम्पल्स नोड टू नोड, ये जो नोड ऑफ रेनिवर है, नोड टू नोड जंप करती है। यहाँ से जंप करेगी यहाँ पे, फिर यहाँ से जंप करेगी यहाँ पे।
ठीक है। ये दरमियान वाली जगह में न्यूरॉन पास नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से नहीं गुजरेगी, जस्ट नोड टू नोड जो है न्यूरॉन जंप करेगी। अब जब वो नोड टू नोड बच्चे जंप करेगी तो इसका मतलब है ये जो दरमियान वाली इतनी सारी जगह है यहाँ से वो गुजरेगी ही नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा एरिया है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे ये जो नोड वाली जगह है, बस ये थोड़ा सा रीजन है जहाँ से नर्व इम्पल्स ने गुजरना है और फिर एक जंप लगा लेना है, ठीक है, जंप लगा के अगले उस पे नोड पे चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है बच्चे कि इस तरह की न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उसमें जो कंडक्शन होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है, मोर रैपिड कंडक्शन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है उसमें कंडक्शन फास्ट होती है, रैपिड होती है, और इस तरह की कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चे एक्सॉन डायामीटर। एक्सॉन डायामीटर की अगर हम बात करें तो बच्चे जितना ज़्यादा लार्ज डायामीटर होगा एक्सॉन का उतनी ही ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जो है वो रैपिडली जनरेट होगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल उतना ही फास्ट होगा। और क्या होता है बच्चे जब आपके पास डायामीटर जो है एक्सॉन का ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्यों जो है हम कहते हैं ना कि एक्शन पोटेंशियल रैपिडली हो रहा है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो लार्ज डायामीटर एक्सॉन है ना उसमें क्या होती है, कम रेजिस्टेंट होती है टू करंट फ्लो, ठीक है, मतलब कि करंट फ्लो जो है उसके लिए उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कम से कम हो जाती है, ठीक है। तो एक्सॉन डायामीटर बढ़ने से क्या होता है कि जो कंडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। आपकी बुक में कुछ एनिमल्स के, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के नेम डिस्कस किए गए हैं कि क्रे फिश और अर्थवॉर्म जो है हमारे पास जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, उनका डायामीटर, उनके एक्सॉन का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है, और सबसे जो लार्जेस्ट डायामीटर है वो हमारे पास सिक्विड का है। और ये देखा गया है कि सिक्विड का लार्जेस्ट डायामीटर होने की वजह से सिक्विड जो है अपने प्रे से क्या होता है कि बहुत आसानी से जो है ना बच सकता है, मतलब कि क्योंकि जितनी जल्दी मैसेज जाएगा इसके नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है, इसको पता चला है कि मेरा प्रे मेरे नज़दीक है, तो अब इसकी न्यूरॉन हम कह रहे हैं कि जी डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से नर्व इम्पल्स बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा और सिक्विड जो है वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत जल्दी से क्या, मसल्स तो नहीं, मेंटल कैविटी से ये क्या करता है, वाटर को प्रोपेल करता है, और एक जेट लाइक प्रोपल्जन होती है इसके अंदर, और ये बहुत आसानी से अपने प्रे से इस्केप कर जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं टेम्परेचर की हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम जो हमारे पास एक्सॉन है, ठीक है, उसको हम आइस से कूल कर दें, कूलर एक्सॉन होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो कंडक्शन कैपेसिटी है उसकी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वार्मर। तो वार्मर एक्सॉन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा रैपिडली जनरेट होता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर एक्सॉन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जिनको हमने देखा कि जिनका कंडक्शन रेट पे क्या मतलब कि इफ़ेक्ट होता है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है साइनैप्स। हम अब साइनैप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स साइनैप्स की अगर हम बात करें तो साइनैप्स जो है ये हमारे पास क्या है कि कनेक्शन है, ठीक है, बिटवीन द सेल। हम यहाँ पे न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान ये कनेक्शन हो सकता है, या फिर एक न्यूरॉन और इफ़ेक्टर का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो साइनैप्स जो है ये क्या होता है कि इसमें हमने एक्शन पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे कि एक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल ने ट्रांसमिट होना है दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है, या फिर न्यूरॉन जो मैसेज लेके आई है, जो नर्व इम्पल्स आई है हमारे पास, वो इफ़ेक्टर को देनी है, तो वो जो कनेक्शन है हमारे पास वो साइनैप्स है, ठीक है। तो साइनैप्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो साइनैप्स जो है हम इसकी डेफिनेशन करते हैं द कनेक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट, या फिर एक न्यूरॉन के एक्सॉन और इफ़ेक्टर के दरमियान जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जो उन के दरमियान जो कनेक्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं, साइनैप्स कह रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनका आपको पता होना चाहिए साइनैप्स का अगर आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है एंड बल्ब। एंड बल्ब क्या होता है
कि हमारे पास हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन जो है ये नर्व इम्पल्स लेके आ रही है, ठीक है, इसमें इस न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स आई है, तो ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, एक्सॉन की जो एंडिंग है वो बल्ब लाइक होती है, इस बल्ब लाइक एंडिंग को हम क्या कहते हैं, एंड बल्ब। सेकेंड है हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको दरमियान में ये स्पेस नजर आ रही होगी, दिस स्पेस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। स्टूडेंट्स देखा गया है कि अगर आप देखें न्यूरॉन को, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि जितनी भी न्यूरॉन हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर अगर हम इनको इनकी अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन देखें, इनको हम, ठीक है, मैग्नीफाई करके देखें, तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान में आपस में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है, इनके दरमियान में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, इनके दरमियान में स्पेस होती है। अगर हम नेकेड आई से देखें तो हमें वो स्पेस नज़र नहीं आएगी, हमें यही लगेगा कि ये आपस में कनेक्टेड है, पर इनके दरमियान में स्पेस होती है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दे रहे हैं। और इसी ये मतलब कि जो नर्व ट्रांसमिट होती है वो यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं होता, इनके दरमियान में स्पेस होगी जिसे हम नाम देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। अब यहाँ पे थर्ड टर्मिनोलॉजी है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन जो जिसमें मैसेज अभी आ रहा है, ठीक है, मतलब नर्व इम्पल्स से जो पहले वाली न्यूरॉन है वो हमारे पास ये न्यूरॉन होगी आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगी आपके पास यहाँ पे फर्दर ये डेंड्राइट सेल बॉडी, ठीक है, पूरी न्यूरॉन है आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब स्टूडेंट्स अगर हम साइनैप्स को देखें तो हमारे पास नेचर ऑफ साइनैप्स जो है वो दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वो क्या होते हैं कि नर्व इम्पल्स जब यहाँ आएगी, ठीक है, नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन में आई तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव आइंस जो हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ से डिफ्यूज़ करके इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे, इस न्यूरॉन से निकल के यहाँ पे आ जाएंगे और इस स्पेस को क्रॉस करके वो अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट में एंटर हो जाएंगे और इस तरह से ये नर्व इम्पल्स इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो वो कनेक्शन, वो साइनैप्स जो कि क्या हो रहा है, यानी कि चार्जेस की वजह से जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई केमिकल होगा। केमिकल साइनैप्स में अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। स्टूडेंट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैसेज जो है एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स आप कह लें कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास अबाउट 50 न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऐसे हैं जो हमें नोन हैं और उनमें से चंद एक की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट की है। एसिटाइलकोलिन जो कि बहुत यूँ कह लें कि इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, ग्लूटामेट, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़रूरी हैं मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करने के लिए, भेजने के लिए, नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने के लिए ये ट्रांसमीटर्स बहुत ज़रूरी हैं, इनका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स अब क्या होता है कि अगर हम केमिकल साइनैप्स की बात करें तो जब नर्व इम्पल्स आएगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ इन द एंड बल्ब, ठीक है, यूँ कह लें कि एट द एंड ऑफ एक्सॉन, तो होता क्या है, यहाँ पे वेजिकल्स के फॉर्म में, वेजिकल्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से वेजिकल्स के अंदर होंगे। फिर जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ पे पहुँचेगी तो होगा क्या कि ये नर्व इम्पल्स, ये जो आपके पास जो वेजिकल्स हैं ये बाय एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये क्या आ जाएंगे, इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे, इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे और फिर जो अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है उसके ऊपर लगे होंगे रिसेप्टर्स, उस पर रिसेप्टर्स लगे होंगे जो कि इन
रिसेप्टर्स जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आके अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ क्या है, बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आके अगले न्यूरॉन के मतलब के डेंड्रॉइड के साथ बाइंड करेंगे तो जो नर्व इम्पल्स है, जो मैसेज है वो अगले न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। जब अगली न्यूरॉन के अंदर बचे वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगा, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास वेसिकल था, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था, ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन था। ठीक है, क्या था, एसिटाइलकोलिन। अब ये आके यहाँ पे इसके साथ बाइंड हुआ, मैसेज जो है ना, अब नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रही है। अब बच्चे मैसेज भेज दिया गया, काम हो गया, तो अब उसके बाद क्या करना है, इस यहाँ पे वेसिकल की अटैचमेंट को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से एसिटाइलकोलिन डिटैच नहीं होगा तो जो नर्व इम्पल्स है वो मुसलसल ट्रांसमिट होती रहेगी। ठीक है, और एज ए रिज़ल्ट डिजीज़ अपीयर होगी। तो एसिटाइलकोलिन का यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ये आएगा और ये एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिवेट करवाएगा। जब जो एप्रोप्रिएट स्टिमुलस है, जो नर्व इम्पल्स है, जब वो दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो गई है तो अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज आएगा और वो इस एसिटाइलकोलिन को यहाँ से इनएक्टिव करेगा कि जो रिक्वायर्ड स्टिमुलस था वो गुजर चुका है, बस अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखा गया है कि हमारे पास जो स्प्रेज हैं, ठीक है, सॉरी फ्लीज, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इनवर्टिब्रेट में आते हैं। तो हमारे पास जो फ्लीज हैं, ठीक है, इनमें जो पैराथायोन है, ये केमिकल है। ठीक है, ये पैराथायोन जो है ना बच्चे, ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन को, ठीक है, एसिटाइलकोलिन की इनएक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है। अब देखा गया कि जो फ्लीज हैं उनमें ये पैराथायोन जो है एसिटाइलकोलिन की जो इनएक्टिवेशन है उसको प्रिवेंट कर रहा था, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड रहता था और जो नर्व इम्पल्स है वो मुसलसल ट्रांसमिट होने की वजह से इनके अंदर डिजीज़ अपीयर हुई और एट द एंड इनकी डेथ हो गई। ठीक है, एंड दिस डिजीज़ किल दैम। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमारे पास नेचर ने हर चीज़ एक प्रॉपर यूँ कह लें कि एक सिस्टम के तहत रखी हुई है। हर जो फंक्शन है वो एक प्रॉपर वे में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जी एसिटाइलकोलिन अगर यहाँ पे आके अटैच हो गया तो बस अब उसने यहाँ से डिटैच नहीं होना, नहीं, जब अप्रोप्रिएट नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजर जाएगी तो उसके बाद इसको यहाँ से डिटैच कर दिया जाएगा या यूँ कह लें कि इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो अगर हम देखें तो कुदरत का निज़ाम जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था आपका आज का लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।